15 अगस्त 2021 को जब भारत के हर सरकारी दफ्तर में आज़ादी का जश्न मन रहा था, विदेश मंत्रालय के अफसर ओवर टाइम कर रहे थे। 2 दशक बाद काबुल एक बार फिर तालिबान के हाथ में पड़ गया था। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। काबुल के एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाले लोगों का हुजूम था। लोग हवाई जहाज़ों के पहियों से लटक रहे थे और फिर हज़ारों फीट की ऊंचाई से गिरकर मर रहे थे। अमेरिका ने फरवरी 2020 में दोहा में हुए जिस समझौते के तहत अफगानिस्तान में अपना मिशन बंद किया था, कैंपेन बंद किया था, उसका जो टाइटल था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको सुनना चाहिए। अग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान बिटवीन द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America। अमेरिका ने पहली लाइन में लिखा था, शीर्षक में लिखा था कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की इस्लामिक अमीरात को नहीं मानता, लेकिन इसी अमीरात को चलाने के ख्वाहिशमंद तालिबान से उसने समझौता तो किया, वो भी लिखित में। इस एक घटना ने स्थापित कर दिया था कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन एक ऐसी सच्चाई है जिसे अमेरिका भी नहीं बदल सकता, या बदलने की ऊर्जा अब उसमें नहीं रही। यूएस जिसे अफगानिस्तान की वैलिड सरकार मानता था, उससे इस समझौते से बहुत दूर रखा गया। यानी अमेरिका जानता था कि चाबी और चाबुक किसके पास है। लेकिन 20 साल एक बेनतीजा लड़ाई ने अमेरिका को इसे खुलकर स्वीकारने नहीं दिया। अमेरिका इन 20 सालों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहता था, लेकिन अमेरिका के भूल जाने से अफगानिस्तान नक्शे से तो गायब नहीं होने वाला था। उसके धूसर पहाड़ वही रहे, उसके शहर, उसके गांव वही रहे, और उसके लोग भी, और उनके ऊपर थी तालिबान की सत्ता। अब जिसे भी इस इलाके में अपने हित साधने हैं, उसे तालिबान से बात करनी पड़ती है, और इसमें दुनिया भर की सरकारों के साथ साथ भारत की सरकार भी शामिल है। वो तालिबान से संपर्क में है। अपने अपने तरीके से सब लोग एक बार फिर अफगानिस्तान में पैर जमाने की कोशिश में हैं, और इस खेल में बाजी मार ली है रूस ने। 3 अगस्त 2025 को रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दे दी। ये वही रूस है जिसके पुरखे यूएसएसआर को अफगानिस्तान से लौटना पड़ा था। वजह वही मुजाहिदीन थे, जिनमें से कई तालिबान में शामिल हुए। बीती ताही बिसारी दे के लॉजिक पर रूस अब खुलकर अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध रखेगा। इजराइल, गजा, यूक्रेन और ईरान में फंसे कथित वर्ल्ड लीडर्स अब सोच रहे हैं कि वो क्या करें, क्या कहें। सोच भारत भी बहुत कुछ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत के लिए एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। अफगानों से भारत के संबंध सदियों पुराने हैं। आधुनिक समय में हमारे कंट्रोल में न सही, लेकिन नक्शे पर हमारी सीमा अफगानिस्तान से मिलती भी है। भारत ने वहां खरबों का निवेश किया हुआ है, और भारत अफगानिस्तान के भविष्य में अपनी जगह भी चाहता है। तो क्या रूस के बाद भारत भी अफगानिस्तान को मान्यता देगा? इस सवाल का जवाब एक लाइन में हमारे पास में नहीं है। इसीलिए आज के शो में हम तफसील से जानेंगे कि रूस ने तालिबान को मान्यता क्यों दी, क्या सोच कर दी, तालिबान की सरकार को मान्यता मिलने से अफगानिस्तान में क्या बदलाव आ सकते हैं, और दुनिया के बाकी देश अब क्या कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान पर स्पेशल फोकस रखेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल, और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अगस्त 2021 में अमेरिकी फौज की रवानगी के साथ अफगानिस्तान में दुनिया भर की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस खत्म हो गई थी। अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों को तो जाना ही था। अस्थिरता को देखते हुए भारत समेत दुनिया के और देशों ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकाला। काउंसलेट्स और एम्बेसीज बंद की। सिर्फ 3 बड़े प्लेयर बचे। पहला नाम बहुत ऑब्वियस है, पाकिस्तान। दूसरा नाम चीन, और तीसरा नाम रूस का था। पाकिस्तान अमेरिका की रवानगी को अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता की तरह पेश करता है। आईएसआई के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अक्सर वो शेखी बघाड़ते हुए इंटरव्यू देते हैं कि कैसे उन्होंने सोवियत संघ को पहले वहां से बाहर किया, एक सुपर पावर को, और फिर कैसे यूएस को भी बाहर किया, यानी 2 सुपर पावर्स को हमने हरा दिया। डींग हाँकते हैं। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान उसका एक वसाल स्टेट होगा, कॉलोनी बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि अफगान कभी किसी बाहरी कंट्रोल को स्वीकार नहीं करते, और फिर डूरन लाइन को लेकर अफगानिस्तान की हर सरकार पाकिस्तान के खिलाफ रही है, चाहे वो राजशाही हो, सोवियत अफगानिस्तान रहा हो, तालिबान वाला अफगानिस्तान रहा हो, या फिर लोकतांत्रिक अफगानिस्तान रहा हो। तो पाकिस्तान के संबंध तालिबान सरकार से खट्टे मीठे हैं। इस पर हम आगे भी कुछ पॉइंट्स आपको देंगे। चीन पर आते हैं।
चीन उन कुछ देशों में से था जिन्होंने न सिर्फ ये समझा कि तालिबान आएगा वापस काबुल में, बल्कि उन्होंने इससे डील करने की भी तैयारी की। जुलाई 2021 के चौथे हफ्ते में, यानी काबुल में अशरफ गनी की सरकार गिरने से कुल 2 हफ्ते पहले, तालिबान का 9 मेंबर्स वाला डेलीगेशन चीन में मेहमान नवाजी का लुत्फ उड़ा रहा था। तियानजिन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की और प्रवक्ताओं ने बयान दिए उसके बाद, जिसके मुताबिक वांग यी ने कहा कि अफगानिस्तान के भविष्य में तालिबान की अहम भूमिका होगी। चीन का लॉजिक सिंपल है, वो चाहता है कि अफगानिस्तान में किसी भी तरह की अस्थिरता उसके यहाँ आतंकवाद का कारण न बने, क्योंकि चीन का जो मुस्लिम बहुल प्रांत है शिनजियांग, उसकी सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। खास तौर पे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेकर चीन चिंतित रहता है। फिर चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजर रहे सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कोई आंच ना आए, उसकी प्रॉक्सिमिटी है अफगानिस्तान से। और चूंकि चीन तेजी से दुनिया में पैर पसारना चाहता है, उसके अंदर अफगानिस्तान का पार वैक्यूम भरने की ख्वाहिश है ग्लोबल डिप्लोमेसी में, पैसा यानी निवेश के मामले में भी और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के मामले में भी। चीन की नज़र अफगानिस्तान के अकूत खनिज भंडारों पर है, बहुत मिनरल्स हैं वहाँ, और इसकी माइनिंग पहले नहीं हो पाती थी क्योंकि अस्थिरता थी। चीन की अब कुछ माइंस आपको वहाँ मिल जाएंगी। चीन पूरी स्पीड से काम पर लगा है। वो दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अपने यहाँ तालिबान के अधिकारी को औपचारिक रूप से अफगानिस्तान का राजदूत मान लिया। इसी साल 30 जनवरी को बीजिंग में बिलाल करीमी ने अपने क्रेडेंशियल्स शी जिनपिंग को सौंप दिए थे। अब आते हैं रूस पर, जिसका अफगानिस्तान में अपना गेम है और जो यूएसएसआर ही नहीं, रशियन एम्पायर के ज़माने से चला रहा है। जब अंग्रेज़ अफगानिस्तान में थे तभी से उन्हें रूसियों का डर सताता था। 20वीं सदी की शुरुआत में रेड आर्मी ने अफगानिस्तान में छोटी मोटी कार्रवाइयों में हिस्सा भी लिया। ये बॉर्डर स्कर्मिशेस भी थी और कुछ बगावत कुचलने के लिए भी थी, जिनकी बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ रिमोट के सहारे काबुल को चलाना चाहता था, तो इसीलिए उस जमाने में उसने अफगानिस्तान को बहुत पैसा दिया। लेकिन सोवियत अफगान सरकार जिस तरह से अफगान समाज और राजनीति को ढालना चाहती थी, उसके लिए देश तब तैयार नहीं था। नतीजा हुआ बगावत, जिसे अमेरिकियों ने पाकिस्तान की मदद से हवा दी। और जब स्थिति हाथ से निकलने लगी इसके बाद, तो 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत फौज ने चढ़ाई ही कर दी। 1989 में सोवियत संघ जब लौटा 9 साल बाद, तो उसका हासिल था 15,000 से ज्यादा ताबूत। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। सोवियत संघ के विघटन में इस घटना का एक बड़ा अहम रोल माना जाता है। जिन मुजाहिदों ने सोवियत फौज को खदेड़ा था, उसी परंपरा के लोग आज काबुल पर राज कर रहे हैं। इस हिस्ट्री के बावजूद व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता दी, वो भी यूक्रेन से चल रही लड़ाई के बावजूद, ये जानते हुए कि महिला अधिकारों वाले मुद्दे पर इस कदम की आलोचना होगी। क्यों? अब इसे कुछ पॉइंटर्स में समझिए। नंबर 1 है काउंटर टेररिज्म। रूस चाहता है कि तालिबान सरकार आतंकवाद से लड़ने में उसका साथ दे, ना कि वहीं पे आतंकवाद उसको प्रोजेक्ट करे। रूस खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है। सबसे हालिया मामला मार्च 2024 का है। आईसिस ने हमला किया था और 145 लोगों की हत्या हुई थी रूस में एक हमले में। उस समय कहा गया कि आतंकवादी अफगानिस्तान में छिपे हुए थे, इसलिए रूस चाहता है कि तालिबान आतंकवादियों से लड़ने में उसका साथ दे। यानी यहाँ रूस की अपनी सुरक्षा स्टेक पर है। पुतिन अब कहने लगे हैं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में तालिबान उनका साथी है, साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरा बिंदु क्या है? रूस अफगानिस्तान को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। उसका मानना है कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक गैस पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान एक हब हो सकता है। फिर रूस को अपना तेल और गैस अफगानिस्तान को भी बेचना है। 500% टैरिफ का डर बाकी जगह काम कर सकता है, लेकिन काबुल में नहीं करेगा। तीसरा बिंदु, भले ही अफगानिस्तान ने अफीम की खेती पर रोक लगा दी हो, लेकिन अभी भी चोरी छिपे ओपियम और हेरोइन का यहाँ पे ट्रेड होता है। ये ड्रग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। ड्रग सप्लाई की जो रूट्स निकलती हैं अफगानिस्तान से, कुछ रूस से होकर गुजरती हैं। रूस इस मामले में भी तालिबान से कोऑपरेशन चाहता है। जैसे पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक लोकेशन का गुणगान किया जाता है, वैसा ही अफगानिस्तान के साथ भी है और रूस इसमें सदियों से दिलचस्पी लेता आता है। और यही वजह है कि उसने सोवियत हार का गम एक तरफ रखा। चीन की तरह ही रूस ने भी बहुत पहले भांप लिया था कि वॉर ऑन टेरर का अंजाम क्या होगा, यूएस हारेगा, तालिबान जीतेगा। तो तालिबान का डेलीगेशन चीन से भी बहुत पहले रूस गया था 2018 में। रूस वो पहला देश था जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक डील साइन की थी, वो भी उनके सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद 2022 में।
इसके तहत वो काबुल को ऑयल, गैस और गेहूं बेचेंगे। फिर इसी साल 17 अप्रैल 2025 को रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से भी निकाल दिया। जानकारों ने उसी दिन बता दिया था कि रूस अब बहुत जल्द काबुल में जो सरकार है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि यह दुनिया के लिए नजीर बनेगा। वहीं तालिबान के आने के पहले अफगानिस्तान में जो पॉलिटिक्स होती थी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तब की एक नेता फौजिया कूफी ने कहा है कि कोई देश तालिबान को मान्यता दे दे, इससे शांति नहीं आएगी, तालिबान का जुल्म ही और बढ़ेगा। रूस को जो करना था उसने किया, अब बाकी दुनिया को देना है रिएक्शन और सोचना है कि हमें क्या करना है। पश्चिमी मीडिया में जहां जहां रूस के इस कदम का जिक्र है, उसके साथ अलग तरह का संशय नथी है, खास तौर पर महिलाओं के मुद्दे पर। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अफगानिस्तान को दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक बहिष्कृत राज्य बना दिया गया है। ऐसे में रूस का फैसला तालिबान के लिए एक बड़ी जीत है। भले ही तालिबान ने अफीम की खेती पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन ये उसकी उदारता की पुष्टि के लिए काफ़ी नहीं। अखबार आगे लिखता है कि अमेरिका, जिसने तालिबान के साथ 20 साल जंग लड़ी, वो उससे मान्यता देने के मूड में नहीं लगता। अमेरिकी सरकार के लिए महिला अधिकार एक रेड लाइन है। अफगान महिलाओं के अधिकार, जब तक वहां की महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आता, अमेरिका की सरकार तालिबान को मान्यता नहीं देगी। अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी देश अफगानिस्तान के साथ रिश्ते ठीक करके वहां से फायदा उठाने के फिराक में है, ये भी एनवाईटी लिखता है। और यहाँ अखबार का इशारा हो सकता है चीन की तरफ। वो हमने पहले भी बताया, चीन अफगान गेम में एक पार्टी है, वो वहां पे माइंस चला रहे हैं, तालिबान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जुड़ने के लिए मना भी रहे हैं। एक और अखबार का जिक्र करते हैं, फ्रांस के अखबार फ्रांस 24 ने भी महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से छापा है। अखबार में लिखा गया कि अब तक रूस, पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोला हुआ है, लेकिन नेटो या किसी पश्चिमी देश ने ऐसा नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह महिला अधिकार से संबंधित है। लिख रहे हैं, लेकिन ये कितनी गंभीरता से लिखने वाले ने भी लिखा है वो आप बहुत इजीली समझते हैं। महिला अधिकारों को लेकर के अगर नेटो और वेस्ट इतना सीरियस था तो अगस्त 2021 में वहां से लौटा क्यों? खैर, अखबार ने जो लिखा है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अखबार लिखता है कि वहां लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, दूसरे बुनियादी अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। पाकिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलह मानखिल की भी प्रतिक्रिया फ्रांस के अखबार ने छापी है। वो कहती है कि रूस का कदम उस शासन को वैधता देता है जो लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा देता है और आतंकवादियों को शरण देता है। अब आते हैं इंडिया पर। भारत में आज तालिबान एक रूपक की तरह है। किसी भी घिनौनी हरकत को हम चट से तालिबानी कह देते हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के राज्यों में क्राइम होते हैं तो तालिबानी हरकत होने का इल्ज़ाम लगाती हैं। जो लैंग्वेज होती है उसका एक रिलीजियस कोनोटेशन तो है ही, लेकिन एक और मतलब निकलता है कि काबुल में बैठा जो तालिबान है वो भारत के लिए अछूत है या होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। भारत ने 2021 में दूतावास बंद किया था, काउंसुलेट बंद किए थे, लेकिन बहुत जल्द एक टेक्निकल मिशन वहां रवाना किया। ये एक दूतावास की तरह का काम करता है और भारत लगातार सार्वजनिक बैठकें कर रहा है, बैकडोर टॉक्स तो चल ही रहे हैं, मदद भी दे रहा है तालिबान सरकार को। क्यों? वजह हिस्ट्री में है। सांस्कृतिक संबंध भारत के जो अफगानिस्तान से हैं वो सदियों पुराने हैं। हम 1947 में भारत की आज़ादी से यहाँ बात शुरू करेंगे। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का जो दिन था, उसी दिन अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद ने भारत को मान्यता दी थी। दिलचस्प बात यह कि भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुए पाकिस्तान को मान्यता नहीं मिली, जबकि उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम देश हैं। क्यों? वजह ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। हुआ यह कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों को, विशेषकर पख्तून बाहुल क्षेत्रों पर अपना दावा कर दिया था, अपना बता दिया था। इस वजह से उसने यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया, लेकिन बाद में मामला बातचीत से थोड़ा सा वाटर डाउन हुआ। लौटते हैं भारत अफगान संबंधों के इतिहास पर। 1949 में भारत और अफगानिस्तान में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई आपस में। 1950 और 60 के दशक में भारत तरक्की की राह पर निकला तो उसने साथ अफगानिस्तान में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में था। आ जाइए 1979 पर। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। तब यूएसएसआर का भारत करीबी होता था। 71 में हेल्प मिली थी, उसने अफगानिस्तान पर चढ़ाई का समर्थन कर दिया। इससे जो मुजाहिदीन थे जो बाद में पावर में आए, नाराज हो गए। भारत का समर्थन नॉर्दर्न अलायंस जैसे गुटों को रहा जो मुजाहिदों की उस धारा से अलग थे जो आईएसआई ने अमेरिकी डॉलर से खड़ी की थी। लेकिन 1996 में काबुल पर तालिबान का झंडा लहराने लगा और इसके 3 साल बाद इंडियन एयरलाइंस का IC-814 जहाज काठमांडू से अगवा हुआ, अंततः कंधार ले जाया गया जहां तालिबान रूल था। तब भारत के सामने एक चैलेंज खड़ा हुआ कि भारत की सरकार तालिबान को मानती, सरकार को वैधता
नहीं देती थी कि तालिबान से कोई लिंक बनाकर रखा गया हो जो ऐसे किसी सिचुएशन में काम आता, जबकि अफगानिस्तान भारत के ठीक बगल में है। इस एक्सपीरियंस ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक सबक दिया कि चाहे किसी वजह से डिप्लोमेटिक संबंध कम हो या न हो या उन्हें प्रकट ना किया जा सके, लेकिन कोई ऐसा तरीका जरूर होना चाहिए जिससे आपके हित अफगानिस्तान में भी सत्य रहें। एक बॉर्डर नेशन है जिसके वहां होने को हम नकार नहीं सकते। इसलिए भारत ने 2001 में अफगानिस्तान की जब लोकतांत्रिक सरकार आई, वहां पे अमेरिकन इन्वेजन के बाद उसके बाद अपना खजाना खोला, दिल खोला। मज़ार शरीफ, हेरात जैसे बड़े सेंटर्स पर काउंसलेट बने हिंदुस्तान के। भारत ने अफगानिस्तान को संसद भवन बना कर दिया। 217 किलोमीटर लंबा जरांज डोलाराम हाईवे बना कर दिया। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में कई अस्पताल और स्कूल्स बनाए हैं। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में 500 से ज़्यादा परियोजनाओं पर भारत ने 25,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन ये आज रकम बढ़ गई होगी। कई सारे डैम्स हम वहां पे बना रहे हैं। जब अमेरिका 2021 में काबुल से लौटा तो भारत का यही सारा इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ा और ये खतरा पैदा हुआ कि कहीं चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार एक एक्सेस की तरह बिहेव ना करने लगे। तो भारत ने काबुल की जो नई सरकार थी उससे बातचीत बंद नहीं की। जैसे हमने बताया, एम्बेसी बंद की गई, लेकिन बहुत जल्द एक टेक्निकल मिशन भेजा गया। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद भारत के कतर में जो तत्कालीन राजदूत थे दीपक मित्तल, उन्होंने तालिबान के लीडर से मुलाकात की। अक्टूबर 2021 में रूस में भारत के विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह तालिबान के वाइस प्राइम मिनिस्टर मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी से मिले और इसी साल जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात कर ली। भारत अफगानिस्तान में खाने पीने का सामान भेजता रहता है। दिसंबर 2023 में भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दान में दिया। भारत ज़्यादातर अनाज यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत देता है। इसके अलावा दवाइयाँ, वैक्सीन, मेडिकल सप्लाईज भी हिंदुस्तान दिल खोल कर देता है। अभी पिछले महीने ही अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री मुत्तकी की भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात भी हुई थी। इसमें तालिबान ने अफगान नागरिकों के लिए वीज़ा प्रोसेस को आसान बनाने की बात कही थी और भारत ने भी अफगानिस्तान के साथ संबंध को और मजबूत करने का वादा किया था। अब इतनी सारी मदद हम कर रहे हैं, क्यों? हमको बदले में क्या मिल रहा है? अफगानिस्तान ने वादा किया है कि वो आतंकी संगठनों को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा, ऐसे आतंकवादी संगठन जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करे, और न ही भारत के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल होने देगा। अफगान समाज में भारत के लिए बहुत गुडविल है और भारत सरकार इसे बनाए रखना चाहती है, कैश करना चाहती है। भारत चाहे कहे नहीं कि वो तालिबान से बात करता हो, चाहे मान्यता न दे, लेकिन वो उस पॉलिटिकल रियलिटी को समझता है जिसे रूस और चीन ने भांपा है। जैसे जैसे भारत के संबंध काबुल से पक्के होते जाएंगे, चीन और पाकिस्तान के पेशानी पर बल पड़ते जाएंगे। वैसे मजेदार बात यह है कि जिस पाकिस्तान ने काबुल पर तालिबान की फतह हुई तब पटाखे चलाए थे, कहा कि गुलामी की बेड़ियां टूटी हैं, जंजीरें टूटी हैं, वो अभी तक मान्यता क्यों नहीं दे पाए हैं अफगानिस्तान को, समझने की बात है। 3 बड़ी वजह हमको लगती है। पहली, अभी भारत पाकिस्तान विवाद का निपटारा हुआ है। पाकिस्तान इस निपटारे के लिए अमेरिका को क्रेडिट देता है। शहबाज शरीफ एक्सपर्ट ट्रंप की तारीफ करते हैं। पाक सेना के मुखिया वहां जाकर लंच वंच कर रहे हैं। कुल मिलाकर संबंध गुलू गुलू है। इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार तालिबान की सरकार को मान्यता देकर अमेरिका को नाराज न करना चाहती हो। दूसरा बिंदु यह है कि पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और बलोच उग्रवादी छिपते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। तालिबान इन्हें संरक्षण देता है और ये दोनों ही पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन माने जाते हैं और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। तीसरा बिंदु रेफ्यूजीज का है। पाकिस्तान में करीब 35 लाख अफगान रहते हैं। इनमें वो 7 लाख लोग भी शामिल हैं जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आए, पलायन करके। उनको बेचारों को जान का खतरा था। अब पाकिस्तान उन्हें जबरन वहां धकेल रहा है कि वापस जाओ। ये लोग अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं जिससे वहां मानवीय संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की आर्थिक हालात तो पहले ही बहुत कमज़ोर हैं। मान्यता वाले खेल में वैसे जो सारी की सारी चाबियां हैं वो दिल्ली या मॉस्को में नहीं हैं। कुछ चाबियां काबुल में भी हैं, वो पूरी तरह से नहीं घूम रही हैं। क्यों? इस पर आते हैं। अमेरिका में एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रुकिंग्स। इसकी वेबसाइट पर इस सिलसिले में एक रोचक लेख मिलता है। इस लेख में वांडा ब्राउन लिखती हैं, तालिबान की सरकार में अखुंज़ादा के कट्टरपंथी विचारक हावी हैं। उनकी सरकार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पश्चिम के साथ उनके संबंध सुधरें, लेकिन सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है। अखुंज़ादा को शक्तिशाली मिलिट्री कमांडर्स का साथ मिला हुआ है।
तालिबान का एक बड़ा कमांडर है अब्दुल कयूम जाकिर। जो भी अखुंज़ादा का विरोध करता है उसे पद से हटा दिया जाता है। वांडा ब्राउन लेख में यह भी बताती है कि अखुंज़ादा को सिराजुद्दीन हक्कानी और मोहम्मद याकूब जैसे नेताओं से चुनौती मिलती है, लेकिन सुप्रीम लीडर के आगे अभी कोई बोल नहीं पा रहा है। पब्लिक में तो बातचीत का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो भी बहस होती है वो अंदर खाने चलती है। एक और बात है, तालिबान की मौजूदा लीडरशिप में हक्कानी और कंधारी गुट में भी टक्कर है। हक्कानी को कंधारियों की तुलना में कुछ प्रोग्रेसिव माना जाता है। बात जो भी हो, अगर तालिबान को आज की दुनिया में सर्वाइव करना है तो आपसी खाई को पाटना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टी कह रही है कि वैसे संबंध सुधारो, दूसरी पार्टी कह रही, विद इन तालिबान की जो गवर्नमेंट चल रही है वो कह रही है कि वैसे में बात ही नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह की बातें की दुनिया के बारे में भी कहते हैं। एक और बात है, अमीरात को मॉस्को ने जो मान्यता दी है अफगानिस्तान की, उसका मतलब ये कतई नहीं निकाला जा सकता खबरगाहों की भी राय में कि तालिबान जो जुल्म औरतों पर ढा रहा है उसे जायज़ मान ले हम। पॉलिटिकल रियलिटीज़ सारी की सारी अच्छी नहीं होती, कई समाज के लिए बहुत घातक होती हैं, और तालिबान एक ऐसी ही पॉलिटिकल रियलिटी है। हमें उसके अत्याचार के खिलाफ मुखर रहना होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो ग्रेट गेम चल रहा है इसमें हम कहीं पिछड़ ना जाए। ये था आज का राजदूत। इसे साजिद ने लिखा था थोड़ी बहुत मदद के साथ, और इसे रिकॉर्ड किया था आनंद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।